मार्गदर्शन हमें प्रस्तुत करें। धन्यवाद महेंद्र साहब। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। श्री करणी सोनल के परम आदेश से संचालित हमारा ये वैभवशाली संगठन अखिल भारतीय चारणगढ़वी महासभा, जिसकी इस युवा शाखा के सम्मानीय समस्त पदाधिकारी गणों और विशेषकर आज हम सभी को मार्गदर्शन देने, हम सभी पर अपना परम आशीर्वाद रखने पधारे हमारे वटवृक्ष आदरणीय लखौद साहब को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय माता दी की हुक्म। आपके ही बताए रास्ते पर हम युवा चल रहे हैं और आपको निश्चिंत करते हैं कि ये संगठन और हम सभी चारण समाज की युवा शक्ति आपके आदर्शों पर अमल करते हुए पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से, जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय देवल साहब और कार्यकारी अध्यक्ष महोदय आप लखावत साहब, आप दोनों ने जिस प्रकार से अपने लंबे जीवन में समाज को एक ऐसा दर्शन दिया है और विभिन्न समाजों के अंदर जहां भी आपके कदम रहे, आपने चारण समाज को गौरवान्वित करने का कार्य किया है और आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी हर युवा के लिए प्रेरणीय है। और हमारा संगठन इसी रास्ते पे चलने के लिए हर समय तैयार है। और हमारे संगठन में शुरू से ही, आज तो हमें विशेषकर पूरा मार्गदर्शन आदरणीय लखाऊ साहब का रहेगा, हमें आपको सुनना है, मगर आपके जानकारी में मैं बताना चाहूंगा हुक्म कि इस संगठन ने आपके आशीर्वाद से जिस दिन से शुरुआत हुई 24 मई को, उसी दिन से पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी तैयार हो चुकी है। सारे 6 प्रदेश चारण समाज जहां मूल निवासी के तौर पर रहता है, 6 के 6 प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी और 100% सारे के सारे जिलाध्यक्ष कंप्लीट बन चुके हैं, उनकी घोषणाएं हो चुकी है और करीब करीब 50% जिले की कार्यकारिणियां भी तैयार हो चुकी है और आने वाले समय के अंदर जिला कार्यकारिणी भी कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगी। ये संगठन का विस्तार हमने जिले तक कर दिया है और आने वाले समय में, जैसा कि हमने पूर्व में भी ये तय किया था कि जब तक हम हर चारण समाज के गांव तक पहुंच नहीं जाते, तब तक संगठन विस्तार के कार्य को हम बिल्कुल किसी तरह से धीरे कर ही नहीं सकते। तो ये हमारा एक निरंतर चलने वाला कार्य है कि हम बहुत ही जल्द चारण समाज के समस्त गांवों तक अपनी कार्यकारिणी विस्तार देंगे, क्योंकि जब तक सुदूर बैठे हुए जो हमारे समाज बंधु है, जो हमारे गांव है, जहां तक हम काफी वर्षों से पहुंच नहीं पाए, और इस संगठन के माध्यम से आज जब पहुंचने का हम सभी को गौरव प्राप्त हो रहा है, बड़ी खुशी होती है जब हमारे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बंधु अपनी बात रखते हैं और उनके मन में जो हर्ष का भाव है, जब राजस्थान, गुजरात तो चारण समाज काफी संख्या में है और मध्य प्रदेश में भी काफी संख्या में है, मगर उन राज्यों का जब हमारे साथ में जुड़ा हुआ हुक्म, तो उनसे जो चर्चाएं लगातार हमारे बीच में रहती है, तो बड़ा एक खुशी भी रहती है और हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं अगर पूर्व में भी हमारे साथ में बहुत बहुत पूर्व में अगर जुड़ जाते तो इसमें और भी 4 चांद लग जाते। मगर फिर भी इस संगठन के माध्यम से आपने जिस दिन भी तय किया कि युवा शक्ति आगे आकर के इस बीड़े को उठाए, तो हमारा सबसे पहला विजन ये की रहा कि चारण एक धारण और सकल चारण समाज को हम एक मंच पर किस प्रकार से संगठित कर सके और हमारे विजन को चारण समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचाए जिसे उसकी आवश्यकता है। ऐसा हमने सोच करके एक कार्यक्रम तय किया है और हमारे विजन में, जैसा कि माँ सरस्वती के हम पुत्र हैं और माँ भगवती की चारण समाज पर परम कृपा रही है, तो हमने सबसे पहले ये तय किया कि हमारा विजन एजुकेशन को लेकर के होना चाहिए। जो हमें गॉड गिफ्टेड एक ज्ञान मिला है, हम उस पर किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे वक्तागण आदरणीय गार्डन साहब ने बताया था कि कोरोना काल को हमने पॉजिटिव वे में लेकर के इस डिजिटल स्वरूप का एक नया आविष्कार समाज के संगठन के माध्यम से किया है। एक ऐसी इंस्टीट्यूट खड़ी करें और उसके माध्यम से चारण समाज का हर विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा का हर परीक्षार्थी, हर व्यक्ति जो इससे जुड़ना चाहता है, जो लाभ लेना चाहता है, हम किस प्रकार से उन तक पहुंचे और इसको एक बड़े स्वरूप में विचारणीय एक ऐसा कार्य लंबे समय से हमने इस पे विचार किया। और हमारी डिजिटल की बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे डिजिटल स्वरूप के अच्छे जानकार
और बहुत ही बड़े अधिकारी के रूप में आदरणीय गार्डन साहब का हमें निरंतर सहयोग बहुत अच्छे तरीके से मिला। आदरणीय मनोज साहब का भी लगातार सहयोग मिला और महेंद्र साहब, भंवर साहब और विवेक बंदा ने बहुत ही अच्छा काम संभाल के रखा है। और इसी के माध्यम से हमने इंस्टीट्यूट का करीब करीब जो एक ओपन करने का कार्य होता है वो कंप्लीट कर दिया है। और आने वाले समय के अंदर हम सबसे पहले, आदरणीय लखाओ साहब ने भी ये बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि विजन भले हमारे कम रहे मगर विजन ऐसा होना चाहिए कि वो हर व्यक्ति तक पहुंचे और उसका रिजल्ट 100% आए। ये आप युवा जरूर ध्यान करना। तो हमने कम विजन तो काफी बनाए थे मगर आपके आदेश से अब हमने तय ये किया कि सबसे पहले इस कैरियर जो हमारी इंस्टीट्यूट है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसको हम पूर्ण रूप से सफल करें। आने वाले 1-2 माह के अंदर इस इंस्टीट्यूट को हर विद्यार्थी तक पहुंचाए और हर हमारे समाज के जो जिन विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों इसका लाभ दे सकते हैं, इसको लेकर के हम एक विस्तार से पूरा कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए हमारी टीम भी तैयार हो चुकी है। और वैसे तो हम सारे ही पदाधिकारी इसके सदस्य हैं, क्योंकि हमने पूर्व में भी कहा था कि हमने 16 विभागों का एक संगठन तैयार किया है कि हम सारे पदाधिकारी किसी न किसी विभाग से हैं, चाहे एजुकेशन में कैरियर गाइडेंस हो, चाहे व्यवसाय में स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, मातृशक्ति का क्षेत्र हो, चाणत्व जागरण का क्षेत्र हो, साहित्य मय काव्य का क्षेत्र हो, धार्मिक का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र हो, खेलमय कला का क्षेत्र हो, कृषि पशुपालन मय डेयरी का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र हो, लीगल का क्षेत्र हो, प्रवासी मय अनिवासी का क्षेत्र हो या सुरक्षा का क्षेत्र हो, सभी पदाधिकारी किसी न किसी विभाग से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी मिलकर के इस संगठन के माध्यम से किस प्रकार से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत ही जल्द, जैसा कि अभी विवेक बंदा ने बताया कि बोर्ड क्लासेज की अलग से, अन्य प्रतियोगी परीक्षा है उनकी अलग से, और फिर आने वाले समय में इन 16 विभागों के माध्यम से इस इंस्टीट्यूट के डिजिटल स्वरूप को हर व्यक्ति तक लाभ किस प्रकार से पहुंचाएंगे, इसको लेकर के हम सभी को चिंता है और हम पूर्ण रूप से पूरे जोश के साथ में तैयार है, कहीं कमी नहीं आने देंगे। आपका यह आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। और इसी इंस्टीट्यूट का ये डिजिटल स्वरूप है और उसी के साथ में जैसा हमारे दिल्ली के अध्यक्ष महोदय प्रवीण शाह ने बताया, आगे हमारा एक विजन जरूर अभी रहेगा। आने वाले 1-2 माह बाद में जब कोरोना काल थोड़ा थम जाएगा, दिल्ली में हमारा प्लान है, क्योंकि दिल्ली की टीम बहुत ही अच्छा और बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रही है। उनका सामने से ये हम सभी को न्योता भी है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसा सेंटर स्थापित करे जहाँ पे बच्चे यूपीएससी की तैयारी के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वहां आकर के किस प्रकार अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो भी हमारे सितारे हैं और वहां जाकर के बुलंदियों को छूना चाहते हैं, पूरा समाज उनके साथ में खड़ा है। एक ये 2 हमारे अभी के काम रहेंगे। हमारी इंस्टीट्यूट डिजिटल स्वरूप में कार्य करेगी और आने वाले 2-3 माह में जब ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा तब दिल्ली के अंदर एक धरातली स्वरूप में कैसा एक सेंटर स्थापित करेंगे जहां हम वहां जाकर के भी स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ में ये इंस्टीट्यूट का कार्य काफी हद तक हो चुका है और आदरणीय महेंद्र शाह ने पूरा बता ही दिया है। उसके साथ ही मेरा मुख्य विषय आज का यही था कि अब हमारा संगठन एक तरीके से स्थापित हो गया है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पहले ही कहा था कि संगठन विस्तार का कार्य स्वतः चलता रहेगा और ये क्रियाशील कार्य है, मगर अब जब हमारा संगठन हर जिले तक खड़ा हो गया है तो इस संगठन को संचालित करने के लिए हमारे पास में कार्यक्रम होने अति आवश्यक है। और कार्यक्रम को लेकर आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हमारी चर्चा भी हुई है। और फिर भी कुछ, आज नवरात्रि है, पावन नवरात्रि के दिवस पर हमने पूर्व में कहा था कि 9 ऐसे कार्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज में संगठन के विस्तार का कार्य और चारण समाज का किस प्रकार से आगे हम अपने कार्यों का प्रचार प्रसार किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे 9 कार्यक्रम हमने तय किए। फिर भी आने वाले 1-2 दिन में कोई अगर सुझाव इस पर होंगे तो हम इसमें कम ज्यादा जो भी सुझाव आदरणीय लखावत साहब जो आदेश करेंगे उन अनुसार हम कार्य करेंगे। अभी हमारी इंस्टीट्यूट का कार्य शुरू विजन के रूप में और आने वाले समय में धरातली स्वरूप में दिल्ली में हमारा सेंटर स्थापित होगा। ये 2 कार्य तो हमारे विजन के रूप में रहेंगे और 9 हमारे कार्यक्रम रहेंगे, क्योंकि बिना कार्यक्रम के कोई भी संगठन संचालित हो नहीं सकता। और कार्यक्रम को लेकर के मैं आपको 9 ही कार्यक्रम एक बार बता दूं। पहला कार्यक्रम हमारा अभी जो ये आश्विन मास का जो नवरात्रि अभी चल रही है, आसोज मास की, तो बड़ा सौभाग्य का दिवस है कि करणी माता जी की जो जन्म जयंती है, आसोज मास उज्ज्वल पक्ष 7वां शुक्रवार, और इस नवरात्रि को 7वां भी है और शुक्रवार भी है। तो ये अपने आप में एक संयोगी है और मैं कहूंगा माँ भगवती की कृपा है कि मैंने पहले भी कहा था कि इस संगठन ने जब जब भी अपना कार्य शुरू किया है, पता नहीं माँ भगवती का ऐसा परम आशीर्वाद है कि वो दिवस ही ऐसा आता है। जैसा 24 मई शक्ति और शौर्य का दिवस आया था, हमारी पूजनीय लोंग माता जी की जयंती भी थी और प्रताप सिंह जी बाढ़ साहब की जन्म जयंती भी थी उस दिन।
पुण्यतिथि भी साथ ही एक ही दिन है उनकी। और वैसे ही करणी माता जी की जयंती पर हमने कार्यक्रम इस्ता ये प्रारंभ करने का प्लान किया, तो इसमें देखिए सातम और शुक्रवार का भी एक संयोग साथ ही बैठा। दूसरा हमारा आई सोनल माँ की जयंती, जो सोनल बीज का कार्यक्रम है, उसको हमने अंदर ऐड किया है। तीसरा हमारे महान क्रांति के पुरोधा ठाकुर केसरी सिंह जी बाढ़ साहब की जयंती का हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। चौथा शौर्य और बलिदान दिवस, जिसमें हमारे जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी हमारे शूरवीर, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उन सभी के नाम से ये शौर्य और बलिदान का दिवस रहेगा, जो 24 मई कुंवर प्रताप सिंह जी बाढ़ साहब की जयंती पर मनाया जाएगा। पांचवा हमारा धर्म जागरण और संत परंपरा दिवस, जो हमारे संत हुए हैं, जिन्होंने सकल समाज को एक नवीन दर्शन का ज्ञान कराया है, ऐसे हमारे संत शिरोमणि महात्मा ईश्वरदास जी की जयंती पर हमने ये दिवस मनाने का एक निश्चय किया है। साथ ही हमारा साहित्य परंपरा का दिवस, जो हमारे महाकवि सूर्यमल जी मिश्रण साहब हैं, उनकी जयंती पर जितने भी हमारे साहित्यकार हुए हैं सकल समाज में, उन सभी के नाम से ये साहित्य परंपरा दिवस है। फिर हमारा काव्य दिवस, पद्मश्री दुलाभाई काग की जयंती पर जितने भी हमारे कवि हुए हैं, जो हमारे काव्य धारा के महान पुरोधा हुए हैं, उनका सभी का समावेश हुए काव्य दिवस के रूप में। आठवां हमारा चारण परंपरा एवं विरासत दिवस, जो आउआ सत्याग्रह दिवस हुआ है, जिसने चारण के सच्चे दर्शन पूरे सकल समाज को और पूरे विश्व को कराए, ऐसे सत्याग्रह दिवस के ऊपर हमने एक कार्यक्रम तय किया, जिसमें चारण परंपरा हमारी जो रही है, विरासत हमारी, उस पर यह कार्यक्रम होगा। और नववां हमारी आद्य शक्ति मां हिंगलाज के अवतार रूप में आवड़ माता जी की जयंती, जिसको हम धरोहर संरक्षण दिवस के रूप में, जो हमारी जितनी भी धरोहर है उनका हम संरक्षण किस प्रकार, आदरणीय लखावत साहब ने पूरे राजस्थान की धरोहर का संरक्षण करवाया है, तो चारण समाज की धरोहर का संरक्षण हम किस प्रकार से करें, ये मां आवड़ का नाम लेकर के हम इस कार्य को शुरू करेंगे। तो एक बार हमने ये 9 कार्यक्रम 9 ही रूपों में हमने नव दुर्गा के नाम से ये नवरात्रि के अंदर प्रारंभ करने का आगे से विचार किया है, जो श्री करणी माता जी की जयंती 7 से प्रारंभ करेंगे, और आने वाले 1-2 दिन में आपको इसकी विस्तृत जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। विजन के रूप में मैंने पूर्व में बताया था कि हमारे 9 विजन रहेंगे, मगर अभी जैसा कि आदरणीय लखावत साहब ने हम सभी को मार्गदर्शित, पूर्व में जब महेंद्र साहब की चर्चा हुई तो कहा था कि विजन कम रखें, मगर वो पूर्ण रूप से सटीक हो और उसका रिजल्ट आए, इसलिए मैं पीछे वाले 7 विजन को यहाँ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 ही विजन आपके सामने रख रहा हूँ। ये इंस्टीट्यूट हमारी सफल हो जाए और फिर हम धरातली स्वरूप में दिल्ली के अंदर एक सेंटर स्थापित करें, ये 2 हमारे कार्य रहेंगे। कार्यक्रमों में हम आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही माँ करणी की जयंती पर कार्यक्रम तो हमको करना ही है, जो भी हमारे मंदिर है उनका शानदार तरीके से हम पूरा सजावट करें, वहां रात्रि जागरण करें, और माँ भगवती के नाम से हम अरदास करें, चिरजाएं करें, और भगवती का नाम लेकर संगठन को आगे प्रारंभ करें। और साथ ही दूसरे जितने भी कार्यक्रम है उनमें क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, जैसे सेवा कैंप हो गया, रक्तदान हो गया, सम्मेलन हो गए, विचार गोष्ठी होगी, प्रतिभा खोज कार्यक्रम हो गए, कवि सम्मेलन हो गए, चारणत्व जागरण के कार्यक्रम हो गए, धरोहर संरक्षण के हो गए, वो सब एक दूसरे के साथ में आदरणीय लखावत साहब और देवल साहब से चर्चा करके ये आपको तय करके बहुत ही कम समय में आपको जल्दी ये सारी बातें बता दी जाएगी। साथ ही मेरा अंत में ये निवेदन रहेगा कि ये संगठन हम सभी का है, जैसा कि आदरणीय गार्डन साहब ने बताया कि इसका डेमोक्रेटिक स्वरूप स्थापित करना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। इस संगठन में हम सभी एक कड़ी के रूप में एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं, और समाज ने हमसे बहुत अपेक्षाएं रखी है, और हमारे जो वट वृक्ष है आदरणीय देवल साहब, लखावत साहब, उन्होंने बहुत भरोसा करके हमें ये दायित्व दिया है। और माँ भगवती से इस नवरात्रि में एक ही अरदास करते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ में इस दायित्व का हम निर्वहन करते हुए समाज के अंतिम छोर तक पहुंच करके ऐसा कार्य करें कि पीढ़ियों तक समाज उसे याद करे, और हमारा सौभाग्य समझ करके, और ये हकीकत में सौभाग्य ही है कि चारण समाज ने हमें ये कार्य करने का एक बीड़ा हमारे हाथों में सौंपा है, और ये युवा शक्ति मिल करके कुछ ऐसा कार्य करें कि हमारे पुरोधा हमें देख करके गर्व से कह सके कि हमने आपको कार्य सौंपा था जिसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी। और बाकी सभी मिलकर के माँ भगवती की परम कृपा सदैव हमारे ऊपर है, हमारे वट वृक्षों की छत्र छाया में हम अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। और आज बैठक में मुख्य रूप से हमें मार्गदर्शन के रूप में आदरणीय लखावत साहब पधारे। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपने बिना किसी एक आतिथ्य रूप के बिना ही कहा कि मुझे लिंक भेज दे, मैं जुड़ जाऊंगा, और आप स्वतः ही जुड़ गए। पूर्व में हम सूचना भी किसी को नहीं कर पाए, और आपका जुड़ना ये अपने आप में समाज के प्रति एक प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाता है, और हम युवाओं पर आपका ये स्नेह सदैव बरसता रहे। पुनः आपको मैं प्रणाम करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय मां करणी, जय मां सोनल। धन्यवाद आदरणीय हिंगलाज साहब।
समय हो गया, लेकिन मनोज सा और प्रोफेसर ईश्वरदान सा संक्षिप्त में कुछ बात रखना चाहेंगे, तो आपके बाद लखावत साहब का उद्बोधन सुनेंगे हम। जी मनोज साहब, ईश्वर साहब। जय माता जी की हुक्म। आवाज आ रही? जय माता जी की मनोज साहब। Okay. शारदीय नवरात्रि की द्वितीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय लखावत साहब को मेरा सादर प्रणाम। श्री करणी करियर इंस्टीट्यूट के शुभारंभ के लिए सभी को हार्दिक बधाई और समस्त टीम को साधुवाद। ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये इंस्टीट्यूट हमारे 16 विजन में से मात्र एक विजन को ही नहीं बल्कि सभी विजनों के काम आएगा। शिक्षा से तो इसका मात्र आरंभ है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये वैसे बहुत बड़ा कदम है। किसी भी सिस्टम के 3 मुख्य घटक होते हैं, एक प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा वो प्लेटफॉर्म जो इन दोनों को आपस में मिलाता है। प्रथम घटक में प्रोड्यूसर में हमारे शिक्षक, अनुभवी विद्वान जो लोग कंटेंट देंगे या कक्षाएं लेंगे वो लोग आएंगे। दूसरा घटक यानी उपभोक्ता, वो हमारे छात्र होंगे जो इसके लाभार्थी होंगे। और तीसरा घटक है ये श्री करणी सोनल कैरियर इंस्टीट्यूट, जहां ये दोनों घटक आपस में मिलते हैं। इन तीनों में से एक भी घटक यदि पीछे रहा तो ये काम प्रभावी नहीं हो पाएगा, और ये हम सभी का दायित्व है कि हम तीनों स्तंभों को मजबूत करें। श्री करणी सोनल कैरियर इंस्टीट्यूट में तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं थी, केवल टेक्नोलॉजी का काम था, इसलिए हम लोगों ने बिना समाज के किसी ज्यादा सहायता लिए इस काम को कर लिया। लेकिन बाकी के जो दोनों घटक हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर समाज का पूरा ये दायित्व है और वो उनको सबको अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। और ये तीनों घटक मिलेंगे तभी ये पूरा ओवरऑल प्लेटफॉर्म, आदर्श प्लेटफॉर्म ये बन जाएगा। चूंकि ये एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है इसलिए इसका लाभ बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के चारणेतर समाज को भी हम दे सकते हैं। इसलिए ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर कि ये हमारे समाज को, सर्व समाज के लिए भी एक आदर्श की तरह उपस्थित करता है और बनाता है। तो उस सेंस में भी ये एक हमारे समाज को एक बड़े लेवल पर प्रतिष्ठित करता है। इसलिए इसकी महत्ता को आप समझें और जो बाकी के दोनों घटक हैं जो बच गए, इसमें अपना जितना हो सके संपूर्ण योगदान दें। पुनः समस्त टीम को मेरा साधुवाद, सादर जय माता जी की। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मनोज साहब, बिल्कुल आपने ठीक बताया। इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखकर हमें तीनों घटकों पर फोकस करके मजबूती से कार्य करेंगे। प्रोफेसर ईश्वरदान साहब, आप संक्षिप्त में अभी जुड़ गए, पहले तकनीकी समस्या थी, आप जुड़ नहीं पाए थे। जी, सबको मेरा सादर प्रणाम। जय माता दी साहब, सबको शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं ओंकार सिंह जी लखावत साहब को सादर प्रणाम करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जो करणी सोनल कैरियर इंस्टीट्यूट है, जो हमारे 16 विजन का सबसे एक महत्वपूर्ण विभाग जो स्तंभ है शिक्षा, उसमें जो आज बातचीत की गई, सभी वक्ताओं ने जो अपना उद्बोधन रखा, आदरणीय इंगलाज साहब, विवेक साहब, महेंद्र साहब, आपने भी उसकी रूपरेखा के बारे में विस्तृत रूप से आपने चर्चा में बताया। मैं संक्षिप्त रूप में उसमें ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो डेटा है वो कलेक्शन उसका किया जा रहा है कि कितने बच्चे हैं जिनको हम इसके माध्यम से हम उससे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो शिक्षक गण जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो अपने वीडियोस के माध्यम से जो कोचिंग्स वगैरह चला रहे हैं या जो कहीं पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट या किसी कॉलेज या किसी संस्थानों में, वो सब जुड़ के हम इस चैनल का एक पार्ट बनेंगे। साथ ही साथ हम इसके जो अलग अलग चैनल आज हमने मतलब स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा और उसके बाद जो कैरियर को लेकर के जो अपने विभिन्न नौकरियों के लिए जो आवेदन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने अलग अलग तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने उसमें जुड़ने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम हम 10th उसका हमने सिलेबस, उसका जितने भी बोर्ड्स हैं डिफरेंट, जैसे गुजरात, राजस्थान या सीबीएसई, उन बोर्ड का सिलेबस सबसे पहले हम तैयार कर रहे हैं। सिलेबस जो है हमारे पास उसके हिसाब से हम उसके लेक्चर्स सीरीज तैयार करेंगे। उसमें जितने भी शिक्षक गण हैं जैसे राजस्थान, गुजरात या दिल्ली जो भी पढ़ा रहे हैं उनसे हम वीडियोस मंगवा के उनसे जुड़ेंगे। साथ ही साथ 12th और उसके बाद कॉलेज और फिर हम जो कैरियर को लेकर के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, उसके लिए भी हम इसमें जुड़ने का प्रयास करें। तो हमारा जो डेटा कलेक्शन का काम लगभग हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि इसी नवरात्रा के समय में हम इसको जल्द ही स्टार्ट कर पाएंगे। मेरा सबको सादर प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर सिंह साहब। बहुत ही जल्दी में शिक्षक प्रभारी की टीम भी बन जाएगी और हम अति शीघ्र हमारे इस
प्रकृति को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब सीधे ही आदरणीय लखा साहब से निवेदन करूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए अपना आशीर्वाद हमें प्रेषित करें। आदरणीय लखा साहब। अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के युवा विंग को देखने वाले श्रीमान हिंगलाजदान जी, महेंद्र शाह, इनकी पूरी टीम, श्रीमान संजय गार्डन जी, मनोज जी, और आज जिनका वक्तव्य और मार्गदर्शन मिला तीर्थंकर जी से लेकर बाकी सारे महानुभावों, और आज जो जुड़े हुए हैं ऐसे मेरे युवा कार्यकर्ता बंधु, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छे रास्ते पर चलने का निर्णय किया। वैसे हम सब लोग माननीय सीडी देओल साहब के मार्गदर्शन में काम करते हैं, पर सबको कुछ न कुछ काम करना चाहिए और एक परिणामजनक हमारी संगठन की रचना बने। इसके लिए मैं कुछ 4-6 छोटी छोटी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बात जो है वो यह है कि एक बात हमेशा दिमाग में ध्यान रखना, मैं संजय गार्डन जी से और उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हूं, परंतु संपूर्ण संसार इस बात को मानता है कि व्यक्ति और व्यक्ति के संपर्क का विकल्प इस धरती पर न तो बना है न बनने की कोई संभावनाएं हैं। अतिरिक्त सुविधा, हमारे काम करने की क्षमता बढ़ाने का काम, त्वरितता, कम्युनिकेशन, संप्रेषण के विभिन्न साधन, ये हमको मिलते हैं, पर व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क का विकल्प नहीं है किसी भी जीवित संगठन के लिए। और इसलिए मेरा एक निवेदन करना यह था कि आपका जब युवा संगठन काम करे तो सबसे ऊपर प्राथमिकता होनी चाहिए हमारा व्यक्तिगत संपर्क, हमारा व्यक्तिगत रिश्ता, हमारा संवाद। आखिर संगठन खड़ा होगा, उसमें जब शरीर है बहुत अच्छा है, अगर उसमें खून डालना होगा तो उसमें खून का काम कौन करेगा? वह खून का काम करेगा व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत प्रभाव, व्यक्तिगत व्यक्ति के दुख सुख में भागीदारी बनने वाला काम। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि एक तो सब जितने आपके कार्यकर्ता हैं हिंगलाज जी, सबको कह दो कि एक डायरी सबको रखना जरूरी है। ये इतनी सी एक डायरी रख ले सारे लोग। जिसके पास डायरी नहीं है वो युवा का काम, डायरी का आप पैड रखिए, कोई एतराज नहीं है, ई पैड रखिए, कोई एतराज नहीं है, आप कंप्यूटर पे काम करिए, कोई आपत्ति नहीं है, मोबाइल पे काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक डायरी युवा के लिए वर्ष में एक प्रत्येक कार्यकर्ता के पास होनी चाहिए, जिसमें हर चीज को लिखना और उसको आगे बढ़ाने। मैं बात बहुत छोटी छोटी कह रहा हूं जो आगे जाके आपको अनुभव होगी, ये हो। दूसरा मेरा एक निवेदन है कि आप उद्देश्य अपना बहुत साफ है और अपना उद्देश्य हर कार्यकर्ता को पता रहना चाहिए कि युवा संगठन किस काम के लिए। कोई हिडन एजेंडा नहीं है, किसी प्रकार का कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। चारण समाज में युवा शक्ति के अंदर हमको वह सब काम करना है जो कल चारण समाज की बड़ी पीढ़ी को करना होगा, इन सब लोगों को जब वो आएंगे। कुल मिलाकर हमारी युवा टीम को देश भर में चारण समाज में सेवा के माध्यम से खड़ा करने के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम, परिणाम देने वाले कार्यकर्ताओं की टीम, सकारात्मक सोच वाले कार्यकर्ता, चारणाचार वाले कार्यकर्ता, व्यापक संपर्क वाले कार्यकर्ता तैयार करना और उसका परिणाम लेके आना। तो इसलिए मेरा एक निवेदन करना है कि उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, कोई भिन्न एजेंडा हमारा नहीं है। एजेंडा केवल इतना है, आने वाला कल, आने वाला परसों आपको संभालना है, उसके लिए आपको तैयार होने का जो काम है, इसलिए आप युवा टीम के अंदर सब लोग काम कर रहे हैं। एक इस बात को हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो है वो संजय गार्डन जी ने बहुत ढंग से कही, पर उन्होंने डिजिटल डेमोक्रेसी की बात कही। मेरा यह कहना है कि आप अपने संगठन में डिजिटल डेमोक्रेसी तो रखिए, कोई आपत्ति नहीं, पर वास्तव में डेमोक्रेसी रखिए। जिस संगठन में डेमोक्रेसी नहीं होगी वो प्राणवान शक्तिवान संगठन नहीं बन सकता, घर भी नहीं चल सकता। जिस घर के 5 सदस्य आपस में बातचीत नहीं करते हो, संवाद नहीं करते हो, निर्णय परामर्श नहीं करते हो, वो घर नहीं चल सकता, संगठन कैसे चलेंगे?
और जहां जहां डेमोक्रेसी को ओवर पावर करने की कोशिश हुई है वहां उनका हाल अपन देश और दुनिया में रोज हमको देखने को पढ़ने को मिलता है। इसलिए आपकी कार्य पद्धति में, आपकी टीम में, टीम के साथ व्यापक विचार विमर्श में आप प्रजातांत्रिक बनना चाहिए। खूब चर्चा करिए, खूब विचार विमर्श करिए, मत को लीजिए, विचार को लीजिए और उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आप क्या कर रहे हो ये टॉप टू बॉटम आपकी टीम को मालूम होना चाहिए। इसलिए मेरा ये कहना है कि अपने को आंतरिक लोकतंत्र रखना है, ये एसेंस है। मैं आपसे कह रहा हूं चारण तो चले ही इस कारण से, जहां जहां लोकतंत्र का हनन हुआ चारण खड़ा हो गया, उसने कहीं दो दोहे कहे और लोकतंत्र लौट के आ गया। इसलिए अपने को एक ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं इस विषय को आपके सामने एक छोटी सी बात में रखना चाहता हूं। एक बात जरा वैसी है, कितनी हजम कर पाओगे मैं नहीं जानता, पर मेरा धर्म है इसलिए कह रहा हूं। हमारे संगठन के अंदर हम चारण समाज, गढ़वी समाज, हमसे जुड़े हुए जो इतर हमारे जो भी बंधु बांधव बहनें हैं, हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक मंच नहीं बनेंगे, चाहे आसमान टूट जाए। नो पॉलिटिक्स इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी आ जाए, मैं भी किसी से कह दूं कि यार आप युवा वाले जरा मेरे कहने से यह कर लीजिए, कह दीजिए लखावत साहब हमको आपने समाज का काम करने का दायित्व दिया था। अगर आपको सतत काम करना है, चारण का अलग अलग विचार हो सकता है, अलग अलग सोच हो सकता है, अलग रास्ता हो सकता है। इसलिए हम इस बात की कोशिश करते हैं सामान्यतः कि हम अवॉइड करते हैं सामाजिक क्षेत्र में जाकर के राजनीति की बात नहीं करते, सामाजिक संस्थाओं में नहीं करते। मैं चारण संस्थान से पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ रहा, मुझे नहीं लगता कि उस गेट में घुसने के बाद कभी राजनीति की बात की हो, या चारण सभा में हम लोग जुड़े रहे, कभी नहीं लगता। देवल साहब अलग विचार के होंगे, मैं अलग विचार का हूंगा, तीसरा अलग विचार का होगा, फिर भी हम साथ काम करते। लोगों को आश्चर्य होता है। उसका एक ही कारण है, समाज का संगठन कहीं पर भी राजनीतिक दल की भूमिका नहीं होगा। इससे आपको बच के रहने की आवश्यकता है। आपके यहाँ सब तरह के लोग होंगे, आपका चारण समाज का व्यक्ति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करता है, पर समाज के नाते वो समाज का शुभचिंतक है। आप उन सबको लेकर आपको चलना होता है। इसलिए यह निषेध है, इस निषेध को आप मानकर चलें। आपका व्यक्तिगत विचार कहीं हो सकता है, पर उसके पहले यह नहीं लिख सकते कि अखिल भारतीय चारण सभा के कार्यकारी अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने यह कहा। नहीं, ओंकार सिंह लखावत कहीं करे, उसकी अपनी भूमिका हो सकती है, पर मेरा समाज की यह भूमिका नहीं हो सकती। यह बात अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं आपको प्लमरी, ये जो शादी होने के बाद लड़की ससुराल जाती है ना, तो उसको सीख देते हैं, वैसे सीख दे रहा हूं आपको। ये सबसे बड़ी जो परेशानियां आएंगी वो इसी प्रकार की आएंगी, और वो जो संगठन ढीले पड़े, परेशानियां हुई, इस कारण से हुई कि इतर कारण बीच के अंदर आ गए। इसको अपने को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दूसरा मेरा एक निवेदन करना यह है कि आप युवा हैं, आप 400 किलोवाट के पावर हाउस हैं, आप में पावर है, एनर्जी है। अब उस एनर्जी का उपयोग यदि आपने प्रोडक्शन में किया, किसी इंडस्ट्री में किया तो प्रोडक्शन हो जाएगा, किसी फैक्ट्री में लगाया तो कपड़ा बन जाएगा, धोबी की प्रेस में लगाया तो कपड़े के प्रेस हो जाएगा, लट्टू लगाया तो लाइट हो जाएगी। और यदि इसको खुला छोड़ा तो करंट से लोगों की डेथ हो जाएगी, करंट से क्षति हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, आगजनी हो जाएगी। इसलिए ये जो इतना बड़ा पावर हाउस आपका है, उसके सेफ्टी मेजर्स और इसका प्रोडक्शन, इसको आप रिजर्व भी नहीं रख सकते। बिजली को भी यदि आप बहुत दिनों तक अगर रिजर्व रखना चाहते हो, संभव नहीं है। उसको तो आपको देना पड़ेगा, प्रोडक्टिव काम में देना पड़ेगा, कहीं इरिगेशन में देना पड़ेगा, कहीं फैक्ट्री में देना पड़ेगा, कहीं लाइट में आपको देना पड़ेगा, कहीं अन्य प्रकार के काम में जहां यूज होता पावर का, वहां पर आप इसको देना पड़ेगा। इसलिए आपके हिंगलाज दान जी, आपके पास 1000 मेगावाट का पावर हाउस है। इस मेगावाट के पावर हाउस और इस इलेक्ट्रिक पावर को उपयोग करने के लिए भी आपके पास में कोई डैम बनाते हैं ना, तो उसके पानी को कहां तक ले जाएंगे, उसके माइनर्स बनाते हैं, उसमें नहर बनाते हैं, उसकी छोटी छोटी माइनर्स को ले जाकर रखते हैं, उसमें खाले बनाने का काम करते हैं। एक्स्ट्रा पानी हुआ तो कैसे कहां डालेंगे, उसकी व्यवस्था करके रखते हैं। इस सारी एनर्जी का उपयोग कैसे करेंगे, यह एक सोच समझकर आपकी टीम इसका प्लान आउट करके हमेशा आपके पास रखना चाहिए कि यह कार्यकर्ता आया, इस कार्यकर्ता का हमको उपयोग क्या करना। एक मेरे को विषय यह रखना था आपके सामने, मैं इसको रख रहा हूं। आज जो हमारी प्रार्थना हुई उसमें सिद्ध चारण वर्ण की बात कही।
इसलिए हमारा चारण के बारे में अध्ययन होना चाहिए। हम चारण हैं, 99% को तो मालूम ही नहीं है, जाति से चारण है वो ठीक, पर चारण है क्या, चारणाचार है क्या, हमारी समृद्ध परंपरा क्या है, हमारी विरासत क्या है, हमारा गौरव क्या है। इसलिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब आपको आगे पीछे चलकर छोटे मोटे अभ्यास वर्ग, आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कैंप जिसको कहते हैं, यह आपको आगे पीछे करने पड़ेंगे ताकि आदमी परफेक्ट पहले चारण बन जाए, और चारण बन जाए तो आगे गुड्स डिलीवर कर दे। तो चारणाचार का उपयोग करना। एक बात मुझे जो कहनी है वो ये है कि सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी पूर्वक करना। सोशल मीडिया आज उपयोग तो कर रहा है, पर उसका बहुत बड़ा दुरुपयोग भी है, डिस्ट्रक्टिव उपयोग भी है। इसलिए मेरा कहना है कि आप आपकी टीम को स्पष्ट कह दीजिए कि आपका जो भी वेबसाइट है या आपका जो भी कम्युनिकेशन का साधन है उसमें पॉजिटिव और सकारात्मक बात होगी। बाकी कोई बात करनी है तो वो दूरभाष पे टेलीफोन से बात कर ले, मिलकर वो बात कर ले, पर वो सोशल मीडिया पर जो ही स्प्रेड हुई उसके आगे परिणाम आपको कई और आएंगे, और उसके स्पष्टीकरण देते हुए हम लोग वैसा लगेगा। इसलिए मेरा कहना है व्यक्तिगत विचार अभिव्यक्ति सोशल मीडिया नहीं है। समाज के नाते आपके ग्रुप को काम करना है तो आपके ग्रुप से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसका संवाद का प्रेषण है, उसका कम्युनिकेशन है, उसकी तैयारियां हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके नाते उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। यह एक बात को अपन थोड़ा सा ध्यान रखें कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे काम कर सकते हैं। एक बात जो आवश्यकता लगी वो आवश्यकता यह है कि आपने सब क्षेत्रों में अपने संगठन को बनाया है, 6 राज्यों में बनाया है। आप निमाड़ क्षेत्र में गए, अभी निमाड़ क्षेत्र के एक बंधु वहां मध्य प्रदेश के नीमच के कार्यकर्ता बंधु थे, मैं निमाड़ क्षेत्र में भी गया हूँ, वहां मालधारी चारण बंधु रहते हैं। आपके भी यहाँ पर जो एरिया है ये बड़ौदा से लगा हुआ जो भी आपका है, जहाँ पंचमहाल जिला आपका हो गया या गोधरा जिला हो गया या मध्य प्रदेश के 1-2 जिले और आएंगे, आपका गिर क्षेत्र हो गया, यह वह क्षेत्र है जिसमें अभी हम लोग समाज के नाते भी बहुत बड़ा काम खड़ा नहीं कर पाए। कुंकुआ इमा ने निमाड़ में कुछ काम कराया है, वहां समाज को जोड़ने का काम किया है, इधर भी कुछ देवियों ने काम किया है। हम देवियों को इसके नाते उनका जो प्रभाव है, उनका जो आशीर्वाद है उसका उपयोग भी करें, पर यह जो उपेक्षित है जिनका चारणाचार बना रहे वो चारण है, यह अनुभूति उनको हो जाए और उसकी एक आवश्यकता है। तो हम इस क्षेत्र के लिए भी एक हिंगलाज जी आपकी टीम उसमें से बननी चाहिए कि वो प्राथमिकता से उन जगह पे हमारा कहीं ना कहीं काम कैसे शुरू हो, उनसे संपर्क कैसे हो, उनके दुख सुख में भागीदारी कैसे करें, उनका मिनिमम क्या कर सकते हैं हम लोग, इस पे बैठ करके सारी बातचीत आप विचार करिए। ये एक आवश्यकता लगती है मुझे, और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि इस सब दृष्टि से आप कहीं ना कहीं सारा वो कर पाएंगे। एक विषय छोटा सा और है, और वो विषय यह है कि हम काम करते समय हमारे पास में हमारा समयबद्धता हमारे पास होनी चाहिए। अगली बार से जब भी आपकी कॉन्फ्रेंस हो, आपका 1 सेकंड भी डॉट, अगर मान लीजिए आपने 4 बजे कहा तो 4, 5 कहा तो 5, डॉट 5 बजे शुरू हो जाना चाहिए। इसके कारण से आपको 100 में से 98 काम आसानी से हो जाएंगे। समयबद्धता, पंक्चुअलिटी, और इसलिए उसको पालन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से आग्रह कीजिए। आपने जितने कार्यक्रम हाथ में लिए उसके बारे में बैठ करके विस्तार से काम करने की आवश्यकता है, पर मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि आपने इस थोड़े समय में जितना अपना काम का विस्तार किया, इतने लोगों को जोड़ने का काम किया, इतनी इकाइयां गठन करने का काम किया, खूब पढ़े लिखे हर क्षेत्र के नौजवानों को इसके साथ जोड़ने का काम किया, वो बहुत बेहतरीन काम किया। आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं, और मैं निश्चित रूप से मान करके चलता हूं कि हर कार्यक्रम के बाद, जैसे आज आपका कार्यक्रम हुआ, उसकी एक प्रोसीडिंग जारी होनी चाहिए, और अगली हो उसके अंदर उसके पॉइंट्स को पढ़ करके सुनाना चाहिए। भी गई बैठक हुई थी, गई बैठक में ये विषय आया था, और उसके बीच की कोई प्रोग्रेस हो तो उसको भी रखना चाहिए ताकि उसकी समीक्षा उसके अंदर होती रहे। मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि यदि इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, और मैं फिर एक बार दोबारा इस बात को दोहराता हूं कि बहुत अच्छा श्रेष्ठ है, इतना फील्ड है, इतना सकारात्मक है, इतना कच्चा माल है हमारे पास में काम करने के लिए कि उसमें जो काम करेगा उसको यश और कीर्ति मिलेगी। मैं आपको इतना कह सकता हूं। और डेमोक्रेसी में चारण कैसे काम करे, ये सबसे बड़ी चुनौती है।
डेमोक्रेसी में चारण कैसे काम कर सकता है। मैं इस 40-45 साल के काम के बाद में एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, लोकतंत्र में चारण कैसे काम करना पड़ता है। हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, हमारे पास बहुमत नहीं है, हमारे पास में जिला प्रमुख नहीं होता है, हमारे पास प्रधान नहीं होता है, हमारे पास विधायक और एमपी हमारे पास नहीं होते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है गवर्नेंस का, उस सब में भी हम चारण कैसे काम करें, हमारी चारण की भूमिका और हमारा महत्व और हमारी आवश्यकता, हम एसेंशियल कैसे बने। हम केवल एक मॉरल साइंस का सब्जेक्ट बन के ना रह जाएं, बल्कि हम हमारी महत्वपूर्ण भूमिका में तब आए कि हम जहां हैं वहां श्रेष्ठता अर्जित करें। आप नौजवान लोग हो, आप जहां भी गए, आप अगर कोई सरपंच बन गए हो तो वो इस अपनी स्टेट का सबसे श्रेष्ठ सरपंच होना चाहिए। यदि आप कहीं उद्योग में हो तो उद्योग में आपकी श्रेष्ठता होनी चाहिए। यदि आप नौकरी में हो तो आपकी ईमानदारी पराकाष्ठा की होनी चाहिए। यदि आप पढ़ाते हो तो पहली घंटी से पहले जाएं और आखिरी घंटी के बाद रवाना हो। ऐसा नहीं हो कि तीसरी घंटी पे आए और 2 घंटे पहले रवाना हो जाएं। हम जहां हो, मेरा इतना कहना है। और राजनीति में हो तो वहां भी आपकी ईमानदारी और आपकी निष्ठाएं हर चीज से अभाव होनी चाहिए। हर आदमी को मालूम होना चाहिए कि हम एक मिशन के लिए काम करते हैं। हमारे पास देवी शक्ति, हमारा विपुल साहित्य और माताजी की कृपा से जो बुद्धि कौशल प्राप्त हुआ है, इसको हम सदुपयोग चैनलाइज करके कर लें। ये आपके युवा संगठन के लिए एक बहुत बड़ा आधार है। आपके पास बहुत कच्चा माल है काम करने के लिए, केवल उसको एक सुपर फाइन प्रोडक्शन करने की आवश्यकता है। ये गार्डन साहब और मिश्रण जी और आपके जो ये पीएचडी होल्डर्स, जितने भी स्कॉलर्स हैं, शिक्षा क्षेत्र के लोग हैं, यूनिवर्सिटी के लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले बंधु बांधव है, लिटरेचर में काम करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि इतिहास और साहित्य से जुड़ी हुई नया आयाम 5,000 विषय में पॉलिटिकली डालता हूँ, कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं। और मैं प्रयास करता हूँ कि उसमें चारण लिटरेचर को जितना रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, हमारी हिस्ट्री को जितना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्या जिसके लिए हमें वो काम करते पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय लखावत साहब। आज हमारे संगठन को आपने एक अभिभावक के रूप में हमें जिस तरह से बारीकी से मार्गदर्शन दिया है, वाकई आज पूरा संगठन गर्व महसूस कर रहा है और पूरे संगठन की तरफ